हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो। मैं हूं आंचल दुबे और आज हमारे पॉडकास्ट पे जो गेस्ट हैं उनका नाम है संदीप लाड। एक्चुअली आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है, सबका चहीता टॉपिक है। जितने भी लोग हैं जिनको डॉग से प्यार है, जो डॉग के ओनर्स हैं या ऐसे भी उन्हें रास्ते पे चलते हुए डॉग्स को पेट करना पसंद है, आज का पॉडकास्ट डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। और खास करके उन लोगों को जिनको डॉग से डर लगता है, जो डॉग्स के आसपास आने से घबरा जाते हैं, आपके लिए भी ये पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जो आज हमारे शो पर आए हैं जिनका नाम है संदीप लाड, वो बहुत सारे डॉग्स को ट्रेन कर चुके हैं। 3000 प्लस डॉग्स को उन्होंने ट्रेन किया है। 10,000 से ज़्यादा बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज़ को उन्होंने सॉल्व किया है। 25,000 से ज़्यादा पेट ओनर्स को उन्होंने ट्रेन किया है हाउ टू कीप देयर डॉग्स हेल्दी, हाउ टू कीप देयर डॉग्स गुड टू अदर्स, अच्छे से बिहेव करे वो डॉग्स। मुझे बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में। इतना ही नहीं, उनके जो कैनाइन जो ट्रेन हुए हैं उन्हें कैनाइन गुड सिटीजन का सर्टिफिकेट मिला है FCI की तरफ से। आज उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। हाउ टू कीप योर डॉग हेल्दी, हाउ टू कीप योर डॉग डॉसाइल, हाउ टू कीप योर डॉग्स हैप्पी। कैसे आप अपने डॉग्स के साथ जितने भी साल वो आपके साथ में हैं, कैसे आप उस समय को यादगार बना सकते हैं और खुशियों भरा बना सकते हैं। सो प्लीज़ बी देयर विद अस टिल द एंड। ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू। Hello Sandeep sir, welcome to the AD show. हेलो आंचल जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। मैंने कुछ इन बिटवीन आपके यूट्यूब चैनल पे आपके शोज देखे, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। Wow, thank you. और जिस तरीके से आपने फिर कॉल किया और मुझे अप्रोच किया कि हम एक आपके ऊपर पॉडकास्ट बनाएंगे, आई एम ग्लैड दैट आई एम हियर। एंड मैं जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, डॉग्स की एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देना चाहूँगा। वाओ, तो आई वुड लव दैट। हम डेफिनेटली पहले तो इससे स्टार्ट करेंगे कि ये ख्याल कैसे आया, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई डॉग्स के बारे में? ये ख्याल नहीं था, मैं तो बचपन से आई बीन सराउंडेड विद द डॉग्स। तो मैं जहाँ रहता था वहाँ पे सभी किस्म के, मतलब हमने इंडी डॉग्स को भी देखा। बचपन में मेरे आसपास ही हमारे इतने डॉग्स थे। तो अक्सर उनके साथ में लेन देन होता ही था। हाँ, मतलब और कुछ ना कुछ वो बनते बनते कुछ फ्रेंडली बिहेवियर उनके साथ में हो गया। तो आप देखिए, इमोशन आपके पास वो भगवान की देन है। आपको अगर डॉग नहीं पसंद है तो फिर आपको नहीं पसंद आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे एंटायर फैमिली बीइंग अ पेट लवर, सभी को अच्छा लगता था डॉग्स। हमारे घर पे आते थे, हम कहीं रोटी वोटी खिला देते थे। अब ये करते करते थोड़ा सा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा। न्यूज़ व्यूज़ में जब हम देखते थे तो उस टाइम पे दूरदर्शन में ज़्यादातर कहीं एक महीने में एक एपिसोड आता था जहाँ पे छोटा सा एक क्लिप कुत्ते का दिखाया जाता। बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि यार ये देखो यार, ये कैसे, कुछ तो इसके अंदर यूनिक चीज़ है जो हमारे पास नहीं है आसपास के डॉग में। एंड कहीं कहीं पे कोई प्योर ब्रीड डॉग्स भी देखे जो कि बहुत अच्छी नस्ल थी उस वक्त हमारे यहाँ। और वो देखते देखते मैं बड़ा हुआ हूँ। लेकिन मेरा जो गोल था, मैं बचपन से मुझे ज्वाइन करना था रॉयल इंडियन नेवी। ओके। मेरा वाइट यूनिफॉर्म, मेरी ग्री शिप और समंदर, उसके अलावा मुझे कोई ख्याल नहीं आता, कुछ भी नहीं। और वही चीज़ थी कि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर था कि मुझे लाइफ में क्या करना है। तो मुझे फोर्स में जाना है और इसके लिए क्या करना है, तो फिटनेस सबसे पहली बात है। हाँ, आपको उस लेवल के स्टडीज आपके होने चाहिए। तो मेरे जो फादर थे, ही वाज वर्किंग फॉर द पोस्ट ऑफिस, बट उन्होंने बचपन से हमें जो मोटिवेशन दिया था वो इसी चीज़ का था, जो भी करना है आपको अंदर अपने आप को झोंक देना है। एंड उनके जो एक फ्रेंड थे, ही वाज बेसिकली वो नेवी में थे और अक्सर हमारे घर पे आया करते। तो एक दिन जब भी वो आए थे तो अपनी गाड़ी में वाइट यूनिफॉर्म में आए थे। वही एक इम्प्रेशन था कि इतनी सफेदी की चमकार जो बोलते वो कैसे है। तो वो सिर्फ ड्रेस का कमाल नहीं है, इट इज़ लाइक आपकी पर्सनालिटी वैसे। और फिर वो मैंने परसीव किया कि मुझे यही करना है। ये करते करते मैंने कुछ एक्सपीरियंस के तौर पे हम वहाँ पे जाया करते थे चर्च गेट में। आप देखें तो शायद 26 जनवरी में वहाँ पे कुछ ड्रिल होती है। तो मुझे एक बार चांस भी मिला था वहाँ सामने देखने का। तो बस वही थी, सफ़ेद 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 यूनिफॉर्म। और ये करते करते 8th स्टैंडर्ड में मैं था, जहाँ पे एक अचानक से कुछ चीज़ें होने लगी और मुझे ये समझ में आया कि मुझे बोर्ड जो है ना ठीक से दिख नहीं रहा है। तो मैंने घर में जैसे ही बता दिया तो बोले ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं आपका नंबर क्या है। एंड देयर आई कम टू नो कि मुझे नंबर है।
ओके। और तब तक कैजुअल था, तब तक 8th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ, स्पोर्ट्स में था तो इतना सीरियस कभी देखा नहीं। बट 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा जो 10th का प्रिपरेशन होता है वो 9th से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे मुझे क्लासेस में भी दिक्कत आने लगी, तो ऐसे नहीं, वी हैव टू चेक क्या है वो। और मुझे अच्छा खासा कुछ नंबर था, मुझे याद है। ओके। दैट इज़ अ सबसे शॉकिंग जो चीज़ थी मेरे लिए, वो ये थी, ओके। अगर मुझे नंबर है तो शायद मेरा सिलेक्शन ना हो, नहीं होगा, क्योंकि right. कुछ क्राइटेरियाज उनके मैंने पढ़ रखे थे, पढ़ता था। तो मैंने सीरियसली मेरे फादर को पूछा, तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, हो जाएगा तेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं कुछ दिवाली की छुट्टियाँ वगैरह थी तो मैं अंकल के घर में रहने जाता था हफ्ते भर। तो उनके जो बड़े बेटे थे, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द नेवी, और ऐसे चक्कर में मैंने उनसे पूछ लिया। तो उनके जो दूसरे बेटे थे उसका और मेरा हमेशा कंपटीशन होता था, सेम एज के थे। ओके। बोला तू नहीं, तू मेरा सीनियर नहीं होता, तू मेरा जूनियर होगा, तेरे से अच्छा मैं करूँगा। अच्छा। तो ऐसी सारी चीज़ें चलती थी। तो उस दौरान मुझे जब समझ में आ गया कि नहीं संदीप, अगर तेरा ऐसे ऐसे नंबर है तो मुश्किल है तेरा नहीं हो नेवी। पाएगा। तो मैं बहुत ही मतलब उस टाइम सैड हो गया, एंड देन वो जो ग्राफ था वो बहुत नीचे आ गया। लेकिन घर में जब पता चला कि ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना, जब सपने थोड़े से टूट जाते हैं तो कैसे संभालना है। तो 10th में कुछ स्पोर्ट्स में था, ठीक था, बट मार्क्स मेरे कुछ ठीक ठाक नहीं आए, सीरियस नहीं था पढ़ाई में। बट स्टिल मोटिवेट किया गया कि यू हैव टू टेक अ साइंस में एडमिशन ले लिया, जैसे तैसे मिल भी गया। तो फर्स्ट आई थिंक 1 वीक 2 वीक में मुझे समझ में आया कि मेरे जो बाकी सारे दोस्त हैं, हाँ। तो वो सारे खींचने, अब तू जाएगा तो नहीं नेवी में, तो तेरा फ़ायदा क्या है साइंस करके, उससे अच्छा हमारे साथ है, धमाल मस्ती करेंगे। तो वो चक्कर में गलत डिसीजन हो गया शायद उस टाइम पे, लेकिन मुझे लगता है वो सही डिसीजन था। तो हमने कॉमर्स से वापस साइंस से वापस मैं कॉमर्स में आ गया, और फिर दोस्ती यारी। अब तो 10th हो गया था, स्ट्रेस नहीं था, एंड माय फादर वाज लाइक क्वाइट ओके कि कम से कम ये स्ट्रेस में नहीं है या हाँ. उस चक्कर में अभी भी नहीं पड़ा है। आई सेड 12th में कर ले, 12th भी एक ऑप्शन है तेरे पास। बाय द टाइम मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे, तो हम खेलते थे, कूदते थे, ये करते थे, मस्ती करते थे, सब कुछ। तो हम एक दूसरे के घर में जाया करते थे। तो वन ऑफ माय फ्रेंड, उसके पास जो था वो एक इंडी जो पारिया डॉग बोलते, उसका पैर था घर में। और वहाँ से शुरुआत हो गई कि मैंने फर्स्ट टाइम जब उसके घर में मैं चले गया, तो मैं अपनापन था वो कि यार ये देखो यार, मतलब मैं इनको तो मिल चुका हूँ और ये इनके घर में एज ए पेट है। तो मैं अक्सर उसके घर में जाया करता था। तो मस्ती करी हमने, सब कुछ किया। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें मुझे अंदर से समझ में आता था कि यार आई हैव टू डू समथिंग विद देम। तो खेलो, मस्ती करो या कुछ करते रहो, तो बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई। और करते करते मुझे याद है कि मैं कुछ टैक्टिक्स उनके साथ में कुछ अप्लाई कर रहा था वहाँ पे, फूड बेस पे या कुछ। तो वहाँ पे जब ड्रास्टिक चेंजेस आ गए थे, वो डॉग काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स देने स्टार्ट किया था। और वो रिस्पॉन्स कुछ पॉजिटिवली था, मतलब अगर उससे कुछ भी एसोसिएट करा जाए और अगर उसको बुलाया जाए तो आ जाए, ऊपर आ जाए। हम अगर स्कूटर लेके चल रहे तो उसको स्कूटर पे बुलाया तो आ जाता था। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि यार आई कैन कंट्रोल द थोड़ा सा कुछ बिहेवियर को। तो वहाँ पे उनके जो फादर थे बोले यार तू एक काम कर, तेरा ये स्किल अच्छा है, तू डॉग ट्रेनिंग सीख ले। तभी मैं अगर आपको ईयर बताऊँ 1999 1998 होगा, ऐसे मुझे उसमें का ABCD भी नहीं पता। मैंने सिर्फ सोचा हाँ कर सकता हूँ। और उस टाइम पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग ये फील्ड सिर्फ पुलिस वालों का होता था। हमने जब भी डॉग देखा था, पुलिस वाले जो ट्रेनर्स थे वो ही अक्सर प्राइवेट इनमें ट्रेन करते थे। तो उतना तो पता था हमें। और अब मैंने उतना सीरियसली उस दिन नहीं लिया। बट जैसे हमारा जो ग्रुप था ना, उसमें सारे के सारे डॉग लवर, तो उस पे हम काफ़ी ज़्यादा बातचीत हमारी स्टार्ट हो गई कि यार ये अच्छा प्रोफेशन हो सकता है, ये है कि इसके अंदर हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने किया नहीं है इसके पहले, बट सोच तो सकते हैं। तो टाइम पास के लिए हम कर ले। तो मेरे एक जो दोस्त थे, उसका एक दोस्त था जिसके घर में एक ट्रेन डॉग था। तो हम वहाँ चले गए, हमने वहाँ देखा, तो थोड़ा मोटिवेशन मिला कि यार हाँ यार ये चीज़ अगर हो सकती है तो ये करने में कोई हर्ज नहीं है। बट इसका लेसन कहाँ, मतलब ये सीखे कहाँ से, इसका कोर्स कहाँ उस ज़माने में सिर्फ आप अगर पुलिस ट्रेनर्स है उनके साथ अगर रहते हो तो आपको वो कला या वो जो टेक्निक है समझ में आती। तो हम दोस्तों के साथ में यहाँ वहाँ घूमना था हमारा। तो एक दिन एक पुलिस ट्रेनर को ट्रेन करते हुए देख लिया, तो बोले ये तो बहुत अच्छा है,
लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस है जो मुझे नहीं लगा कि उसके अंदर कोई इमोशंस थे डॉग के, ना वो खुश था। तो मैंने बोला यार कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कुछ करा जाए। तो मैंने जब पापा से बात करी तो मैं फादर से तू बुक्स किताबें ले ले, किताबों में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो तभी पता चला कि चर्चगेट जो है, चर्चगेट में आप जाते हो तो बहुत सारी किताबें मिलती है रास्ते में। और एक सैटरडे में चले गया दोस्तों के साथ, और जो हमने किताबें खरीदी, मैगजीन्स खरीदे, सारे फॉरेन्स के थे। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट और कहीं कहीं पे उनके पोस्ट बॉक्स नंबर्स वगैरह अवेलेबल थे। सो सेड ये सब करके मैं कुछ तो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ। और वो फोटो से ही पता चलता था उस टाइम पे ना कि ये जो वेस्टर्न कल्चर है, ये लोग कुछ अलग तरीके का काम करते हैं। ये वो काम नहीं करते हैं जो हम देख रहे हैं आज तक। यार इसको पहले समझ ले, उसके बाद सोचे। तो बस 1 साल में वही सारी चीज़ें करी। और जब मुझे समझ में आने लगा कि यार हाँ, मैं कुछ ज़्यादा जान रहा हूँ डॉग्स के बारे में, कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ इनको। तो तब जाके कॉलेज में 1-2 जो दोस्त थे उन्होंने अप्रोच किया कि यार एक दोस्त का डॉग है, आकर के देख ले। तो हम दोस्त चले जाते थे। तो वहाँ पे कुछ अपना अपना एक्सपेरिमेंट चलता था कि यार ये हो सकता है। लेकिन कहीं पे भी नेगेटिव, मतलब जिसको हम बोलते हैं पनिशमेंट बेस्ड ट्रेनिंग, ये कभी भी दिमाग में नहीं था। क्योंकि जिसको आप अपना अच्छा दोस्त मानते हो, आप उसको उस लेवल पे नहीं देख सकते, या आप उसको पनिशमेंट दे करके कोई चीज़ नहीं समझा सकते। जैसे अगर मैं एक टेक्निकल तरीके से एक्सप्लेन करूँ पेट पेरेंट के लिए, तो आप किसी भी तरीके का फिजिकल प्रेशर डाल के आप उस चीज़ को सीख ही नहीं सकते। राइट। सीखना ये कला ही अलग है, तो सिखाने वाला भी वैसे होना चाहिए। आप प्रेशर कब डाल सकते हैं कि जब उसको वो चीज़ आती है और वो डॉग कर नहीं रहा है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा उसको फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्कूलों में भी होता है। आप अगर स्कूल में जाते हैं तो कहीं फ्री आपको क्लासरूम नहीं होता, कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। नहीं, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है। और अगर आपने उसको ठीक तरीके से ओबे नहीं किया तो यार पनिशमेंट है, पनिशमेंट रहेगी। तो सेम ही चीज़ मैं खुद अप्लाई करता हूँ डॉग्स के ट्रेनिंग। तो वहाँ से बस शुरुआत हो गई। तो इनिशियली फर्स्ट ईयर में मुझे 1-2 डॉग्स मिले, और फिर करते करते ये हो गया कि एक टाइम होता है कि जब आप उस चीज़ को दिल से कुछ कर रहे हो तो आपको आपका नेटवर्क भी वही साथ देता है, आपको एनवायरनमेंट उसी तरफ ले जाता है। एंड देन विद इन ईयर 2 ईयर मुझे बहुत ही अच्छा कनेक्शंस मिले। तो उसमें मुझे तो सबसे बड़ा सीख मिला जो है वो कि मेरे मेंटर हैं मिस्टर अभिजीत चिटनेस करके। तो वो मेरे लाइफ में आने के पहले यही सब था, एक्सपेरिमेंट बेसिस पे सब कुछ करो। बट वो जब मेरे लाइफ में आया तो उन्होंने एक गोल सेट करवाया मुझे कि यार अगर लाइफ में ये सब करना है तो आपको इस लाइफ को इस नज़रिए से देखना पड़ेगा। जैसे कि आप में अगर वो डिसिप्लिन है, आपके अंदर वो कला है, तो उसको ठीक तरीके से अप्लाई करो डॉग पे। वो करते समय आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, आपको इम्प्रूवमेंट रखना पड़ता है आप में, और उस डॉग को उस तरीके से आपको उस लेवल में उसी समय आपको आप पेट पेरेंट को एजुकेट करना भी ज़रूरी है। क्योंकि उनके जो प्रॉब्लम्स है वो आप देखिए, मुझे अगर 3-4 चीज़ें सिखानी आती है और मैं उसको सिखा रहा हूँ, डॉग को सिखा रहा हूँ, वो ज़रूरी नहीं कि वो पेट पेरेंट की भी ज़रूरत है। उनकी ज़रूरत उस टाइम पे कुछ अलग है। तो उसको समझो और फिर आप अपने ट्रेनिंग्स को करो। हाँ, तो एक बार आपने बेसिक समझ लिया कि कैसे इनको ट्रेन कर सकते हो, फिर आप अपने अलग अलग चीज़ों के लिए और आगे उनको यूज कर सकते हो। फिर हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग के टेक्निक्स को एक्सचेंज किया। हालांकि वो मुझसे सीनियर थे, बहुत एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था, तो उन्होंने उसके रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें वो समझाई कि ये चीज़ क्लब क्या होता है, डॉग के अलग अलग बिहेवियर होते हैं, तो उसके अंदर क्वालिटीज़ कैसे होती है। हिमसेल्फ ही वाज अ गुड जर्मन शेफर्ड ब्रीडर आल्सो। तो ये ब्रीड कैसे होती है, इनकी पेडिग्री क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें। और फिर जब वो चीज़ आपको समझ में आती है तो आप उसमें यू हैव टू डाइव इन। और फिर मैं जो अंदर चले गया उसमें, तो विद इन 2 to 3 years में आपको बता रहा हूँ कि एन नंबर ऑफ डॉग्स, मतलब जो जर्मन शेफर्ड ब्रीड मेरी खासियत थी, तो उसके 5 से 6 जनरेशन मुझे पता थे। तो हर एक इंडिविजुअल डॉग का बिहेवियर कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, उससे स्टार्ट स्टडिंग। अगर वो नॉर्मल भी डॉग है तो वो अपने इंडिकेशंस क्या देता है, तो यहाँ से सब शुरुआत हो गई मैं।
एंड उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जैसे मैं ये सब करते करते मैंने अपने ओन डॉग्स, मतलब अपना खुद का एक कलेक्शन रखना स्टार्ट करा, जो मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि ये मेरे पास होना चाहिए, मेरे घर पे होना चाहिए। तो पपी एज से मैंने ले लिया, कहीं कुछ थोड़ा सा यंग एडल्ट डॉग होता है वैसे ले लिया। तो बाय द टाइम 3-4 साल में मेरे पास 18 से ज़्यादा डॉग मेरे घर पे थे, खुद के डॉग्स। तो फिर मुझे क्या था कि मैं दिन रात ट्रेनिंग कर लेता था उनके साथ। तो अलग अलग बिहेवियर हो गया, उनका टॉलरेंस क्या है, उनकी चॉइसेस क्या है, उनके अंदर की क्वालिटीज क्या है, उसका एडवांटेज हम कैसे ले सकते हैं। मतलब आपको एक्सपीरियंस आ गया फर्स्ट हैंड बेसिस, बिकॉज़ आपके डॉग उस एनवायरनमेंट में जब रहना स्टार्ट करते हो ना, तो देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरा कोई गुरु है तो डॉग ही मेरा गुरु है। उसी ने मुझे सिखा दिया कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही है तो जितना हो सके उनसे सीख लो कि उनकी चॉइस क्या है उसमें। अच्छा, अगर उस टाइम पे उनका बिहेवियर कुछ अलग लग रहा है आपको और आपका टेम्परमेंट उस टाइम पे सही नहीं है, तो डोंट डील विद दैट, आप छोड़ दीजिए वहाँ पे। आप यू कैन स्टार्ट ओवर अगेन, थोड़ा सा ब्रेक लेकर। यू कैन नॉट जस्ट स्टैंड एंड फाइट विद द डॉग्स बिहेवियर कि नहीं मैं चाहता हूँ ये तो यही चीज़ होनी चाहिए। तो ऐसे हो गया। वाह। सो अभी आपने जैसे कहा कि डॉग के टेम्परमेंट के साथ में नहीं लड़िए और उनको छोड़ दीजिए, तो ये अगर हमारे घर के डॉग्स हैं तो वी अंडरस्टैंड द टेम्परमेंट, वी अंडरस्टैंड द मूड स्विंग्स, वी अंडरस्टैंड बिकॉज हम साथ में रह रहे हैं। बट व्हेन वी गो ऑन द स्ट्रीट्स और हम एक स्ट्रे डॉग से मिल रहे हैं, दैट इज मे बी आवर फर्स्ट और सेकंड एनकाउंटर विद दैट स्ट्रे डॉग, एंड अगर वो स्ट्रे डॉग एंग्री है, तो अगर वो बाइटर भी है तो हमें तो पहले से नहीं पता हो सकता, देयर इज नो वे ऑफ नोइंग इट। करेक्ट। बट कभी कभार डॉग्स बार्क और वो टाइम पे लोग कुछ उठा लेते हैं उनको मारने के लिए या कुछ ना, ऑब्वियसली वो आपका भी एक फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्क है जो आप उस टाइम पे एक्ट करते हो वैसे। सो व्हाट इज द एक्चुअल बिहेवियर उस टाइम पे जो हमें डिस्प्ले करना होता है विद सच डॉग्स? देखिए मैं इस सब्जेक्ट पे थोड़ा डीप जाना चाहूँगा। देखिए ये इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, इट्स अ मैटर ऑफ हैबिटेट। स्ट्रीट डॉग्स अभी से नहीं, बहुत पहले टाइम से, बहुत पुराने। ओके, ये पहले ह्यूमन के साथ में कैसे डॉग साथ में आए, तो शायद 500,000 वर्षों से होगा, ये हमारी हिस्ट्री में भी लिखा गया। फिर उसके बाद में जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, ये सारी चीज़ें स्पेशलाइज्ड ब्रीड बनाए गए, उसका यूटिलाइज हुआ। हर एक कंट्री की अपनी ओरिजिन ब्रीड है, और ये करते 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 हम देखते हैं कि हम बोलते हैं एक क्लास है जिसको हम बोलेंगे प्योर ब्रीड डॉग्स, और दूसरा होता है कि मिक्स ब्रीड, या तो हम पारिया बोल देते हैं उनको, वो हर एक कंट्री में हो सकता है। इनकी जो पैदाइश है वो है स्ट्रीट पे। इनका जो एनवायरनमेंट है वो है इनसिक्योर्ड इन टर्म्स ऑफ फूड, उनकी टेरिटरी, और इनको जो सबसे प्रायोरिटी उस एरिया में लगती है वो है तीनों भी चीज़ें। फूड इनकी प्रायोरिटी है, इनकी टेरिटरी भी, क्योंकि उनको अपने आप को सुरक्षित रखना है, और तीसरा रिप्रोडक्शन सिस्टम, इनकी ब्रीडिंग, मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैटर करती है। वो कहाँ सोते हैं, उनका कंफर्ट कोई मैटर नहीं करता। लेकिन इन तीन चीज़ों के बीच में अगर कुछ हो जाता है तो फिर वो इंसानों को इंसान करके नहीं देखेंगे, अपना एनिमी करके देखेंगे। तो जहाँ तक मैं ये चीज़ बताऊं कि आप उनको उनके हिसाब से जीने दें, ना हम उनको ज़्यादा पैम्पर करने जाए, इंसान बनाने जाए, या ही उनको हेट करें। देखिए, जितना हो सके हमारे आसपास जब डॉग्स होते हैं तो उनको भी पता है कि ये मनुष्य ही हैं जिनके आसपास रहने से उनको खाना मिलता है। वो शिकार नहीं कर सकते, तो उनको डिपेंड होना पड़ता है ह्यूमंस पे। आपने कोविड के समय भी देखा होगा कि जब हम 7-7, 15-15 दिन लॉकडाउन में थे तो इनको खाना नहीं मिल रहा था। तो उसमें से काफ़ी मतलब जो उनका जो फूड था, जो हम कचरा पेटी बोलते हैं, उसके आसपास रहने वाले, वो धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट हो गए, बिल्डिंगों के आसपास आना शुरू हो गया उन्होंने। और कहीं जो NGOs थे उन्होंने खाना देना स्टार्ट कर दिया। हमें भी पता है, हम भी इंसान हैं, तो हमें नेचर को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये हम भी एक जानवर ही हैं बेसिकली। तो एक दूसरे को लेकर के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर जो बिहेवियरल चेंजेस जो आते हैं वो ये होता है कि जब हम इनको खाना देना स्टार्ट करते हैं, ईजी फूड, अब वो ईजी फूड मिल रहा है इसलिए उनको और कुछ करना नहीं है, और जो ईजी फूड उनको जिस टेरिटरी में मिल रहा है उस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं, तो दूसरे डॉग को आने नहीं देंगे। वैसे ही अगर आपने कोई थ्रेट उनको दे दिया, उनको सेंस करता है
कि ये इंसान या हमारे लिए सही नहीं है, तो दे विल जस्ट ग्राउल, दे विल नॉट गोइंग टू डायरेक्टली अटैक ऑन यू। ओके। एज फार एज बहुत एक्सट्रीम लेवल का कहीं उन्होंने टॉर्चर एक्सपीरियंस किया होगा या एक्सीडेंट्स, मान लो कहीं एक मोटरसाइकिल जा रही है और उसके पीछे जो डॉग दौड़ते हैं, वो उनका एग्रेशन नहीं है, दे हैव अ इनबिल्ड प्रे ड्राइव, वो भागते हुए चीज़ को पकड़ते हैं, ये उनका हंटिंग ड्राइव है। मैं अगर सिस्टमेटिकली आपको बता दूं कि अगर आपकी जो स्पीड है, आपने जैसे ही उस डॉग को देखा कि उनका अप्रोच बहुत गलत दिख रहा है आपके टूवर्ड्स, वो देख रहे हैं, आप मोटरसाइकिल को स्लो डाउन कर दीजिए। ओके। उनका इंटरेस्ट ही बिल्कुल चले जाएगा, बिकॉज वो भागते हुए चीज को पकड़ने वाले हैं। लाइक हम डॉग्स के साथ फेच खेलते हैं, उनको कुछ फेंका है, कुछ स्पीड में जा रहा है तो पीछे। आइडियली एक डॉग का टॉय अगर घर में पड़ा होगा ना, तो डॉग उसको कुछ नहीं करता, लेकिन आप मूव करो उसको, वो पीछे चले जाता है। सो ये बेसिक चीज़ है जो मुझे लगता है ना कि मैं इस बेस पे बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करूँगा कि पेट पेरेंट का एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। क्योंकि हमारे इंडिया में ना यही है कि हमने 2-4 इंटरनेट पे कोई चीज़ें देख ली, एक दूसरे के साथ में कुछ सुन लिया, तो आप अभी तक उन जानवरों को समझ नहीं पाए हो। वो ऐसे हार्मफुल नहीं, हाँ जो डेफिनेटली जो रेबीज कैरी करता है वो डॉग तो बहुत ही डेंजरस है और वो किसी के हाथ में नहीं आता, बट उसके लिए भी कैसे कि बहुत सारे एनजीओज काम करते हैं, सरकार काम करती है, तो वो ऐसे ही कोई डॉग में वायरस नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें कि देखिए तो कैसे पता करें, नॉर्मल लोग कैसे पता करें कि इसको देखिए वो चीज़ हमारे कॉमन सिटीजन के लिए इतना टाइम किसी के पास नहीं होता तो कोई कि हम बैठे और बस हम ऑब्जर्व करते रहे कौन सा डॉग क्या है। आप जितना अंदर जाना चाहोगे, आप अगर काफ़ी अच्छा प्यार रखते हो डॉग के लिए, तो यू कैन डू, थोड़ा सा आप आसपास देख सकते हैं, बट यू कैन नॉट गो डीपली इनटू दैट कि यार ढूंढते एग्रेसिव डॉग कौन सा है, तो नहीं मिलेगा आपको। बट बेसिकली उनका सिम्टम्स होता है कि दे आर टू अग्रेसिव फूड के लिए, फूड अग्रेसिव। ओके, ओ ठीक है, ऑलराइट। सो आपने अभी कहा था इंडी डॉग्स। हाँ। सो इंडी डॉग्स मुझे जो समझ में आ रहा नाम से, मतलब अपने इंडियन जो स्ट्रे डॉग्स है वो इंडी डॉग्स, इंडी मतलब इंडियन ओरिजिन ब्रीड। ओके, ठीक है। पारिया डॉग, स्ट्रीट डॉग मतलब हमें जो मिक्स ब्रीड रास्ते पे दिखाई देती है वो। अच्छा। अब इंडी डॉग का ऐसा है कि इंडी डॉग्स मतलब हमारे खुद के देश में, भारत देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग डॉग्स, ज़्यादातर हमने अपने नाम सुना होगा, मुदल हाउंड्स, पारिया मतलब जिसको बोलते हैं हिरन की तरह पतला। हाँ, पतला रहता है। हाँ, यस। हाँ। तो ये सारी इंडियन ओरिजिन ब्रीड है। ओके। और वैसे ही साउथ में है काफ़ी ज़्यादा, तो हर एक स्टेट में वो कंसिस्टेंटली उनका ब्रीडिंग हो गया, अकॉर्डिंगली वो उस क्लाइमेट से एक्युमुलेट हो गए और वहाँ पे उनका ब्रीडिंग सक्सेसफुली चला और वही सेम ब्रीड आपको दिखाई देती है, तो एक ब्रीड बन गई। जैसे अब अगर मान लो नेपाल में चले जाते तो वहाँ पे आपको भूटिया डॉग मिलता है, वहाँ का नॉर्मल डॉग है वो। Okay. लेकिन हम अगर ब्रीड स्पेसिफाई करें तो उसको हम बोलेंगे तिब्बतियन मास्टिफ। तो वैसे तिब्बतियन मास्टिफ। मेरे लिए नया लग रहा है। नहीं, वैसे मोर देन 1800-2000 से ज़्यादा ब्रीड्स इस धरती पे अवेलेबल है, लेकिन हर कोई चीज़ हमें तो 4-5 ही पता है। Yes. देखिए वो बहुत कॉमनली विजिबल डॉग्स हैं। देखिए लास्ट 10 साल से इंडिया के अंदर काफ़ी कुछ इम्पोर्ट ब्रीड्स आ गई हैं। हाँ हाँ। तो इम्पोर्ट ब्रीड में आप कुछ कॉमन नेम्स आपने देखे होंगे, हस्की जो पहले नहीं था, सेन बर्नार्ड है, पूडल है, फिर श्नाउजर्स हैं, तो ये सारी ब्रीड अभी आपको दिखाई देती है बिकॉज लोगों ने थोड़ा थोड़ा ना जिनके पास अर्लियर आई थिंक इंटरनेशनल में ना हमने 2 या 3 ब्रीड्स जो देखे जब मैं व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, मुझे तब तो उनके नाम भी नहीं पता थे। एक एल्सेशियंस थे, एक जर्मन शेपर्ड थे, लैब्राडोर थे, और मैं काफ़ी बड़ी हो गई उसके बाद में गोल्डन रिट्रीवर्स हैं। और अब तो ये मतलब नए एंड देयर आर स्मॉल डॉग्स, Shih Tzu, हाँ, and I don't understand मतलब इतने चिंटू से डॉग्स है वो, and they don't even grow big. तो मतलब अब बहुत बड़ा वास्ट वैरायटी वी सी ऑफ डॉग्स जो इंटरनेशनली। सी यार मेट्रो सिटीज में क्या होता है कि पहले काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, लोगों के पास ग्राउंड्स अवेलेबल थे, तो चॉइसेस भी वैसे थे। कॉमन ब्रीड्स ज़्यादातर हम बोलते थे, डोबरमैन को देख लिया आपने, डोबरमैन एक ब्रीड है जो पुलिस ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जर्मन शेफर्ड यूज़ करते हैं, लैब्राडोर यूज़ करते हैं, बट जैसे जैसे कुछ चीज़ कॉमन हो जाती है तो लोगों को पसंद नहीं, तो वो चाहते हैं कि मेरे पास कुछ यूनिक हो। तो आज के तारीख में तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट होते हैं डॉग, वैरायटी ऑफ ब्रीड्स देखने मिलती हैं। तो अभी आई थिंक पास्ट 7-8
10 ईयर्स से आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्रीड्स देखने मिलते हैं। और एक और चीज़ भी है विच आई रियलाइज बिकॉज व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ फरी डॉग्स, जब डॉग के ऊपर, ये मेरा कॉमन सेंस है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है एंड आई डोंट ओन अ डॉग, पर मुझे इतना लगता है कि जब वो डॉग बहुत फरी है तो ऑब्वियसली उसको कूलर एनवायरनमेंट चाहिए, वो गर्मी में नहीं रह सकता। और पहले के टाइम पे हर किसी के घर में एसी नहीं होता था, लाइक हाउ नाउ इट इज कॉमन टू ऑल, वैसे नहीं हुआ करता, तो इसलिए शायद उतनी वैरायटी तब आ ही नहीं थी। थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है हाँ, इसका ऐसे, कि हाँ, देखिए, मैंने जैसे बताया, हर एक कंट्री की अपनी ओरिजिन ब्रीड है, वेदर कंडीशन के हिसाब से उनका कोट कंडीशन और स्ट्रक्चर है। ओके। अगर मान लो हमने उस डॉग को हमारे कंट्री में ले आए, तो हमें शायद 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 जनरेशन उसको लगे टू एक्यूमुलेट टू आवर कंट्री, हमारे कंट्री के अंदर सेट होने के लिए। जैसे जर्मन शेफर्ड कोई इंडियन ब्रीड है नहीं है, हाँ। वो जर्मनी की ब्रीड है, डोबरमैन जर्मनी की ब्रीड है। लेकिन वो जब इंडिया में आए तो शायद पहला जनरेशन ठीक से नहीं होगा, बाल झड़ते होंगे, बहुत सारी चीजें, फिर धीरे 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 आने वाले समय में वो सेट हो गए। और अब देखो तो अभी उन डॉग्स को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देखिए, एक एक्सपीरियंस आदमी का मतलब है ब्रीडर, जो वैरायटी ऑफ उसने ब्लड लाइन्स रखे हुए, उसको पता है वो क्या कर रहा है। उसको पता है कि वो, उसका एक्सपीरियंस भी उतना है कि वो एक इंपोर्ट करता है जब ब्रीड, तो उसको क्या क्या चीजें लगती है। बाल काट के आपको रखना, ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। देखिए, ऑन द कंट्री किसी भी डॉग में आप देखो तो 2 कोट आते, इनर कोट और आउटर कोट। दोनों भी कोट जो है वो एक्सपोजर, उनका जो स्किन होता है उसको रोकते हैं। तो अगर आप धूप में भी जा रहे हैं तो जितना जल्दी वो शॉर्ट कोट डॉग का स्किन गर्म हो जाएगा, उतना रिट्रीवर का नहीं होगा। बाल लंबे हैं उसके, बड़े। तो आपको ऐसा लगता है कि यार उसको नहीं गर्म हो रहा है। उसका मैकेनिज्म, उसका सिस्टम ऐसा है कि अगर वो टंग खोल के सांस लेता है, तो उसका कूलिंग सिस्टम, उसका जो रेडिएटर, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अपने आप को जल्दी ठंडा कर लेगा। अगर उसको जरूरत पड़ी तो उनके लोअर बॉडी को कभी आपने नोटिस किया होगा, हमेशा बाल कम होते हैं पेट की तरफ, तो इसीलिए होते हैं ताकि वो पानी के कांटेक्ट में आ जाए और अपना सिस्टम को ठंडा कर ले। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो पानी पी के, पानी गिरा तो उसमें बैठ जाते हैं। फिर थोड़ा बड़ा भी डॉग होगा और उसको ज़्यादा ठंडा पानी मिला तो वैसे ही, अगर आपने कहीं पिक्चरों में देखा होगा कि ज़्यादातर डॉग्स भागते कूदते अगर वो समंदर की तरफ भी चले गए ना, तो अपना आधा शरीर पानी के अंदर रखते हैं। तो ऐसे, तो वैरायटी ऑफ ब्रीड को ना आप मतलब आज के तारीख में तो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। देखिए, विकीपीडिया एक सबसे है कि जो बेसिक चीज़ें आपको बता देता है। कैरेक्टरिस्टिक, हर एक डॉग की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक, उसके कैलकुलेशंस है, उसको जिस आदमी ने बनाया है उसके कुछ ड्रीम्स थे और पर्पस था, उस पर्पस के हिसाब से ही डॉग्स बने। ये ऐसी धरती पे नहीं आए। और फिर उसको कंसिस्टेंटली ब्रीड करा गया उस पर्पस के हिसाब से, और इसीलिए उसको प्योर ब्रीड माना जाता है। काफ़ी अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। आज के तारीख में वो ये है कि अगर आपने सही चॉइस आपका नहीं रहा ब्रीड के बारे में, या अगर आपने उसको ढंग से स्टडी करके उस ब्रीड को नहीं लिया, तो काफ़ी ज़्यादा आपको डॉग्स में हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। सो जैसे आपने अभी कहा ब्रीड, एक वर्ड आपसे जो मैंने अभी सुना, वो एक था, यू आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग द वर्ड ब्रीड, एंड नेक्स्ट इज पेडिग्री। तो क्या है ये दोनों, हाउ डू वी आइडेंटिफाई? बिकॉज अगर आप ब्रीड बोलते हो तो हमें नाम पता है डॉग्स के, करेक्ट, बट ये पेडिग्री क्या होती है फिर, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस इन दीस? देखिए, हर एक ब्रीड का जो भी इन डेप्थ उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो सारे के सारे उसको या तो फादर मदर से मिले, या तो उसके अंदर आने वाले उसके दादा दादी मामा मामी जो भी है, वी कॉल्ड इट अ पेडिग्री। तो फादर की तरफ से 6 जनरेशन 7 जनरेशन, मदर की तरफ से 7-8 जनरेशन। तो हर एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे करता है। और ये रोल जो होता है वो ये है कि टेम्परमेंट, उस डॉग का टेम्परमेंट और उसका बिहेवियर, ये सेट है, और वही डॉग आगे चल के वैसी पैदाइश करता है। और इसीलिए आप देखें तो ये पेडिग्री जो होता है, ये बहुत ही देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर सारी चीज़ें मेंशन होती है। और इसकी अगर किसी ने स्टडी करके फिर अगर आपने एक पपी ले लिया, तो आपको जिस तरीके का टेम्परमेंट चाहिए, जिस तरीके से एक्टिव चाहिए, या आपको एक जस्ट फैमिली के लिए पेट होना चाहिए, तो लेस एक्टिव डॉग होना चाहिए, सीनियर सिटीजन है, डोज़ाइल भी होना चाहिए, तो आपको मिल जाता है। आप उस पपी के लॉट में से सिलेक्ट कर सकते हैं।
उस तो लेटर यानी में ये से। ब्रीडर्स के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि वो Yes, किस yes. पेडिग्री ये के हैं? सिर्फ और सिर्फ ब्रीडर के पास ही होता है, क्योंकि ब्रीडर अपने एक कलेक्शन है उनके पास में, अगर मान लो उनके पास 5 या 6 डॉग्स होंगे, तो उनको पता है कि इस कॉम्बिनेशन को अगर उन्होंने इनब्रीड करा, जिसको बोलते हैं हमने उस मिक्स ब्रीड, यस, Okay. तो फादर मदर जो है वो अलग अलग लाइन के हैं, अगर वही पेडिग्री उन्होंने रिपीट करी तो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स उनमें आते हैं। ओह, ओके। तो ये नहीं होना चाहिए। सो इट्स अ कैलकुलेशन, दैट इज वाई हम बोलते हैं ना कि एक ब्रीडर के पास से जब आप ब्रीड लेते हो, हाँ, तो ही गिव्स यू अ प्रॉपर पेडिग्री पेपर्स, Okay. जिसपे उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, कलर मार्किंग्स होंगे, उसकी पूरी पेडिग्री होगी, 6 जनरेशन। उसके साथ में आजकल अगर आप ये ठीक से नोटिस करोगे, इट कम्स विद द माइक्रोचिप। हाँ, दैट ऑफ माइक्रोचिप का मतलब क्या है कि ये जो पेपर्स हैं और ये जो डॉग है, आप किसी को मैच नहीं कर सकते, बट ये जो माइक्रोचिप होती है, वो माइक्रोचिप पे एक डिजिटल नंबर होता है, वो बिल्कुल पेपर पे प्रिंट होता है, और वो डॉग के शोल्डर ब्लेड में या टेल में इंसर्ट किया जाता है। और बस वो स्कैन करके आप पता कर सकते हो कि ये जो नंबर है और ये पेपर है वो दोनों सेम है। सेम है या नहीं? ओके। वाओ, ये बहुत ज़्यादा नहीं, एडवांस आपको हो गए देखिए हम। आज के तारीख में डॉग लेना मतलब ऐसा तो बहुत इजी हो जाएगा, आप कहीं भी कोई भी चीज़ उठा लो, लेकिन दैट कमिटमेंट फॉर 15 ईयर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो तभी हो सकता है जब आप अपने डॉग को बहुत अच्छे लेवल में जानते हो, उसके साथ अच्छा कम्युनिकेशन करते हो, आप उसके, एक नॉर्मल डॉग जो होता है वो 7-8 किलो से लेके 35-40 kg तक भी आता है, तो आपको फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव अ बेटर कम्युनिकेशन, बेटर कंट्रोल विद द ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी डॉग, ओके। मैंडेटरी है, क्योंकि ट्रेनिंग क्या करता है, ट्रेनिंग एक ही चीज़ है जो आपको आपके डॉग को आपके साथ रखने के लिए कुछ कंट्रोल्स जो होते हैं उसके, वो कम्युनिकेशन के तौर पे हम उसको जब ओबीडियंस ट्रेनिंग कराते हैं तो आप उसको उस कमांड के जरिए कंट्रोल कर सकते हो, और इससे दो पर्पस सॉल्व हो जाता है। एक है सेफ्टी, क्योंकि अगर आपका डॉग आपके कंट्रोल में है तो लोगों की सेफ्टी हो गई, हाँ, ठीक है। अगर डॉग आपके कंट्रोल में है तो उसकी खुद की भी सेफ्टी हो गई, यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स, सो ट्रेनिंग इज मैंडेटरी। वाह। तो अभी हमने जैसे बात की ब्रीडिंग के बारे में, एंड ब्रीडर्स नो द पेडिग्री, बट कभी कभार ऐसे होता है कि आप जब ब्रीडर्स के पास जाते हो तो इफ़ दे नो कि आपको नहीं ज़्यादा कुछ पता है, तो दे विल नॉट एंटरटेन यू एज वेल एज जो लोग, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई है विद ब्रीडर्स ना, सही चीज़ें नहीं दी गई है या इवेंचुअली देयर वर प्रॉब्लम्स। देखिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, शायद हम उस पॉडकास्ट पे हम बहुत ज़्यादा अच्छा रिवील कर सकें। देखिए हर एक जो ब्रीड है, प्योर ब्रीड, वो हमारी तो है नहीं, हमने तो बाहर से लाई, तो जैसे ये सारी जो ब्रीड्स हैं वो सारे कंट्री में जिस तरीके से हमारे पास क्लब्स हैं और उन्होंने डेटा रखा हुआ है, वैसे हर एक कंट्री के पास है। और सबसे बड़ा जो डेटा है किसी के पास वो है फेडरल साइक्लोनिक इंटरनेशनल, और ये है बॉडी जिन्होंने अलग अलग कंट्री में जिनका क्लब है उन्हीं के साथ एफिलिएशन में रखा हुआ है, सो ये पास ऑन होता है। अब ये जो क्लब्स हैं इनके साथ में काफ़ी ज़्यादा ब्रीडर लोग जुड़े हैं, क्योंकि यही क्लब है जहाँ पे आपको पेडिग्रीज मिलती हैं, ठीक है। अब ये जेन्युइन ब्रीडर्स हैं, और अगर आप इनके पास जाते हो तो आपको एक तो जेन्युइन ब्रीड मिलेगी और जेन्युइन गाइडलाइन मिलेंगी, क्योंकि वो अपनी हार्डकोर मेहनत से अपना पैसा खर्च करके एक अच्छी ब्रीड को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और वो जब उनके घर में पपीज हो जाते हैं वो उसके साथ में इमोशनली भी अटैच है, वो कहीं ऐसे ही नहीं दे देंगे आपको, सो दे विल टेस्ट यू डेफिनेटली। आप उसको रख सकते हैं यहाँ फाइनेंशियली हो, लेकिन फाइनेंस के अलावा आपके पास अगर वो ताकत होनी चाहिए कि आपको वो विजन हो कि भाई हाँ इसको जिस तरीके से रखना है, आप अगर गाइड करते हो तो उसी तरीके से रखा जाएगा, तो उन्हें सारी चीज़ चाहिए होती है, और अगर वो उनके साथ अगर वो सही नहीं लगा उनको तो वो नहीं देंगे आपको। सो मतलब जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हम एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, सो व्हेन वी गो फॉर अडॉप्शन यू डोंट इमीडिएटली, बिकॉज आई एम इन अ क्यू फॉर अडॉप्शन, सो आई नो दैट इट डजंट हैपन लाइक ओवरनाइट मुझे चाहिए हाँ ये बच्चा अच्छा लग गया मुझे, ऐसे नहीं होता है। इनफैक्ट आपको बच्चे देखने भी नहीं दिया जाता है, यू हैव टू गो थ्रू अ स्क्रूटनी वाला प्रोसेस वेयर दे ग्रिल यू इन एवरी पॉसिबल वे टू नो वेदर आप उसको रख पाओगे। मेरे पास अगर कोई लोग बहुत डिमांड करते हैं कि सर आप
मुझे पपी दे। तो देखिए मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि मैंने Okay. 2012 के बाद में सारी ब्रीडिंग बंद कर ली। ओके मैं सिंस 23 से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो अभी मुझे लगता है कि नहीं, अभी मुझे और बहुत कुछ करना है सोसाइटी के लिए, और मैं इसी में बिजी हूँ। तो जैसे अगर हम देखें तो ये चीज़ अगर मुझे कोई पूछता है कि यार सर आप हमें एक अच्छा बच्चा लेना, आप हेल्प करो, तो मैं खुद उनको पहले ये गाइड करता हूँ कि आप आपके घर में कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि डॉग रखें। ओके अगर आपके घर में 6 लोग हैं, उसमें से 2 लोग चाहते हैं कि हम डॉग रखें, 4 नहीं है, तो ये आइडियल प्लेस नहीं है टू टेक अ न्यू डॉग। अगर 6 के 6 कन्विंस हैं तो देन वी कैन डिसाइड टू गो। उसके बाद आता है कि आपको किस तरीके से ब्रीड चाहिए, आपका पर्पस क्या है डॉग, आपको किस तरीके से आपका एनर्जी आपकी लगेगी, आपके लिए फंड्स लगेंगे, और ये सारी चीज़ें करते समय आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। वो ओवरनाइट होगा नहीं। किसी भी डॉग को इंसानों के साथ रहने के लिए 1 साल लगता है, क्योंकि उनके जो लाइफ स्टेजेस हैं वो पहले 3 महीने हैं, उसके बाद के 3 महीने हैं, 9 महीने का हो जाता है, 12 महीने तक। जब आप 1 साल का डॉग देख लोगे तो वो डॉग आपके घर की भाषा ज़्यादातर आराम से समझ लेता है। लेकिन इसका मतलब वो ट्रेंड नहीं है, वो सिर्फ एनवायरनमेंट को जानता है। ओके वो रिस्पॉन्ड कर रहा है आपको अच्छी तरीके से। लेकिन ट्रेन बिहेवियर इसको हम बोलते हैं, जिसको आपको जिस टाइम जिस बिहेवियर की रिक्वायरमेंट आपने बोली और उसने कर लिया, आपने कमांड दिया और उसने उसको फॉलो किया। और डॉग के लिए वो क्या है, कमांड इज अ अपॉर्चुनिटी टू गेन रिवॉर्ड। ओके यस, उसके लिए वो नहीं है चीज। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वाह, सो व्हेन यू से कि आप बिहेवियरल ट्रेनिंग देते हैं फॉर डॉग्स एंड फॉर पेट पेरेंट्स, तो अब क्या प्रोसीजर है एग्जैक्टली डॉग्स को ट्रेन करने का, और क्या प्रोसीजर है एग्जैक्टली पेट पेरेंट्स को ट्रेन करने का? और आपने कहा कि हर डॉग को ट्रेन होना चाहिए, वैसे ही हर पेट पेरेंट को ट्रेन होना चाहिए। तो ये आई थिंक हर किसी को पता नहीं है। पीपल वांट टू गेट अ डॉग, दे जस्ट गेट अ डॉग। उन्हें पता नहीं कि इसके पीछे क्या और मुझे करना है, क्या और करना चाहिए। सो व्हाट इज द स्टेप्स दैट दे शुड टेक, और क्या होता है, आप क्या करते क्या हो उस ट्रेनिंग में? तो मैं एक 0 से स्टार्ट करूंगा। ओके ठीक है, देखिए एक पेट पेरेंट जब डिसाइड करता है डॉग लेने का, तो शुरुआत वहां से होती है कि अब वो चॉइस बनाएंगे कि उनको क्या ब्रीड लेनी है। उन्होंने फोटोज देखी, ये क्यूट डॉग है, ये मजा नहीं आया इसको देखे। तो क्यूटनेस आपको डॉग का बिहेवियर प्रेडिक्ट नहीं करता। इवन दो क्यूट दिखने वाले डॉग्स भी खूंखार होते हैं। अच्छा, यस यस। तो आपको ये चीज समझनी पहले वो जरूरी है। डॉग्स के लाइफ में अगर आप डॉग्स लेना चाहते हो तो 4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, जो डिसाइड कर रहा है डॉग को घर में लाने वाला, ओके उसका 15 साल का कमिटमेंट होना चाहिए, कुछ भी हो वो गिव अप नहीं करे। ओके ठीक है। सेकंड जो आता है वो ब्रीडर, जहां से आप डॉग खरीदते हो, अगर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, हाँ अपने लॉट से काफी अच्छा बच्चा अगर आपको उसने दे दिया, तो आपका आधे से ज्यादा परेशानी आपकी दूर हो गई। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज वेटरनरी। अर्ली स्टेज में डॉग की हेल्थ की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके भी वैक्सीनेशन होता है? यस। ओके तो ये वैक्सीनेशन आपको 3.5 महीने तक आपको पूरा करना पड़ता है। ओके तो ये सिस्टमेटिकली प्रायोरिटी बेसिस पे आपको करना है। उसमें कोई आपको कोताही नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब इसमें आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे ही उसको वैक्सीनेशंस करवा, जैसे हम हमारे बच्चों के करते हैं। करेक्ट। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज अ ट्रेनर। बिकॉज आपने इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन लाइफ टाइम आपके साथ में उस डॉग को रखने के लिए यू रिक्वायर्ड अ हाई लेवल कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन विद द डॉग। और वो इंडिविजुअल डॉग का अलग अलग पर्सनालिटी है। इस धरती पे हर डॉग अकेला होता है। ओके उसको रिप्लेस नहीं कर सकते आप। उसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती, ना ही उसका कोई क्लोन होता है। तो उस टिपिकल डॉग को, उस फैमिली को जानना बहुत ज़रूरी है, जो ट्रेनिंग के दौरान ही हो सकता है। तो जब मैं ट्रेन करता हूँ तो ज़्यादातर हम उसकी क्वालिटीज़ को देखते हैं कि इस डॉग्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ड्राइव्स किस तरीके के हैं, अगर किस तरीके से एंजाइटी है या उसकी कोई परेशानी है तो उसको वहीं पे एलिमिनेट करो, इग्नोर करके। दिस इज़ द बेसिक लेवल। और उसको चैनलाइज करे जो हमारा गोल है। देखिए मैं हर घर में जब जाता हूँ तो कस्टमाइज प्रोग्राम होता है सभी का। सब डॉग के लिए एक ही ट्रेनिंग नहीं चलती। हर एक के लिए अलग चलती है, हर एक का पैटर्न अलग है, हर एक के घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। तो मैं प्रॉपरली हम सब एक साथ बैठ करके उसका एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं,
एक प्लान आउट होता है और उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करा जाता है. तो ईच सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, डॉग एंड पेट पेरेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो वहीं पे सीख है आपको अर्ली स्टेज में. अगर आपने डॉग को समझ लिया, आपने उसको जिस तरीके से हम प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग करते हैं, एक लेवल आ जाता है कि वो सारे पेट पेरेंट को करना है. तो वहाँ पे जब हम कमांड को एक्सचेंज करते हैं, तो जिस दिन वो ओनर के साथ करना स्टार्ट करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ट्रेनर से ज़्यादा डॉग उसके ओनर के साथ ब्यूटीफुली काम करेगा. क्योंकि 24 घंटा वो उनके साथ घर शेयर कर रहा है, खाना शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं. तो डॉग जाहिर सी बात है इमोशनल कनेक्ट हो जाता है उनके साथ में. करेक्ट. क्योंकि वो आपको घंटा 1.5 घंटा देख रहा है, बट उनके साथ तो वो पूरा टाइम रह रहा है. बट मेरी और उनकी दोस्ती बहुत अलग लेवल में होती है. हाँ, वो ऑब्वियसली मतलब मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि जो मुझे एनर्जी मिलती है. देखिए, मैं सुबह निकलता हूँ तो मेरे 6-7 ट्रेनिंग्स होते हैं हर दिन. तो जब मैं निकलता हूँ, मेरे पास एक ही होता है कि यार आज ये नाम का डॉग है जिसके पास मैं जा रहा हूँ, एंड ही इज वेटिंग फॉर मी. और उसका जो वेलकम है ना, मतलब इस धरती पे और कोई नहीं करता. उस टाइम पे वही करेगा. और वो करते करते इस लेवल पे आ जाते कि इट्स इमोशनल थिंग. सो ही स्टार्ट्स वेटिंग. और कुछ सेशन चलने के बाद में डॉग्स बहुत स्मार्ट होते हैं. अपना टाइम टेबल उनको सब पता होता है. हाँ, बराबर घड़ी समझ आते हैं. दे आर द वेरी गुड ऑब्जर्वर्स. आपको घर में बैठ करके आपको लगता है डॉग कुछ नहीं करता, वो बहुत ही अच्छी तरीके से सबको ऑब्जर्व करता है. हर एक की पर्सनालिटी, हर एक का बिहेवियर, सब कुछ पता होता है उसको. तो उस टाइम पे जो मेरे साथ में वो प्यार शेयर कर रहे, इट्स मतलब ओवरवेल्म सिचुएशन. और उस टाइम पे हो जाता है कि एनर्जी आ गई. पूरे दिन में यही काम चलता है. तो लास्ट का मेरा जो ट्रेनिंग होता है उसमें भी यही मोटिवेशन होता है कि यार वो राह देख रहा है. हाँ. मैं पहुंच रहा हूँ. अब कितनी भी आपकी ट्रैफिक की थकावट हो, कितना भी आप ड्रेन आउट हो गए हो, वो लास्ट होप्स आपको बहुत ज़्यादा मतलब अगेन एनर्जी देता है. राइट. तो ये आपने बताया कि डॉग्स को ट्रेन करने में उनके पेरेंट्स बहुत ज़रूरी है. क्या बट कभी कभार कैसे होता है, जैसे आपने कहा कि 6 लोग की फैमिली फॉर एग्जांपल जी, 2 लोग आर विलिंग टू कीप अ डॉग. इनफैक्ट 6 ऑफ देम आर विलिंग टू कीप अ डॉग, बट इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा किसी 1 या 2 जन के साथ डॉग का सबसे ज़्यादा होता है. हाँ. तो जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो क्या आप वो पूरे फैमिली की ट्रेनिंग करते हो या मे बी कपल की ट्रेनिंग? अभी मेट्रो सिटी में क्या होता है, इट इज डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी. ओके. तो जो 24 घंटा अवेलेबल होता है उससे स्टार्ट होता है. जो सबसे लास्ट आता है वो ये कि जो वर्किंग क्लास हो गया या बिजनेस क्लास हो गया, तो जहाँ पे भी उनको टाइम मिल गया. तो एज आई सेड कि इट्स अ कस्टमाइज्ड थिंग. ओके. बट आई विल मेक श्योर दैट घर का हर एक मेंबर ठीक से ट्रेंड हो, ठीक से अपने डॉग को जाने, ताकि इंडिविजुअली किसी के ऊपर बर्डन ना हो. आज अगर घर में 5 लोग नहीं है किसी, हम तो हमेशा कोई ना कोई हमारे प्लान आउट होते ही है. तो कहीं गेस्ट के पास चले गए या कहीं कुछ इवेंट के लिए चले गए, तो एक जो घर में मेंबर बचा है वो ये नहीं सोचे कि यार मैं क्या करूँ इस डॉग के साथ में. तो उसको भी तो ये पता होना चाहिए कि आई नो इसकी डेली रूटीन क्या है, उसका भी जो आने वाला 2-3 घंटा जो है उसको मैं कैसे एंटरटेन करूँ. सो हमने बात की अबाउट पेट पेरेंटिंग. उनको ट्रेनिंग करनी चाहिए. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझिए कि मैं अभी एक नया पेट ले रही हूँ, एक डॉग ले रही हूँ, तो मुझे कब से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए आइडियली? जैसे मान लीजिए मुझे वो चारों चीज़ें अच्छी मिल गई. हाँ, मुझे ब्रीडर भी अच्छा मिल गया, डॉग अच्छा मिला है, सो आई हैव ऑल द क्राइटेरियाज आर फुलफिल्ड. तो अब मुझे मेरे डॉग को ना, मैं जस्ट एक छोटू पपी लेके आई हूँ, व्हेन शुड द ट्रेनिंग स्टार्ट? जब आप डॉग को लेते हैं उसके पहले एक प्रिपरेशन है. ये है कि जब आपका पपी आने वाला है घर में, उसके पहले कुछ चीजें हमें सेट करनी पड़ती है. कि वो कहाँ रुकेगा, कहाँ रहेगा घर के अंदर, उसको खाना पानी कहाँ मिलेगा, उसकी सुसु पॉटी हैबिट्स हम कहाँ पे चैनलाइज करेंगे. अच्छा, ये सब पहले ये बहुत जरूरी है. देखिए, रैंडम है. जब एक पपी अपने माँ से और अपने लिटरमेट से अलग होता है, तो वो करीब 1-2 दिन से 7 दिन तक तो वो डिस्टर्ब होता है. क्योंकि उसका रूटीन सेट है. उसको माँ पुकारती है खाना खाने के लिए. जैसे तो ब्रीडर अपना नॉर्मली 25 डेज के बाद में, 35 डेज के बाद में बाहर का मील देना स्टार्ट कर लेते हैं. ताकि वो बाहर की दुनिया से थोड़ा सॉलिड फूड पे चले जाए, लिक्विड से. अब ये करते करते आप जब तक आप उसको लेंगे, तो इन बिटवीन जो है स्टिल ही इज प्लेइंग विद द लिटरमेट्स. उसका तो एक्टिविटी दिन रात वही चलता है. अचानक से जब आपके घर में जब आएगा आइसोलेट तो वो क्या करेगा? हाँ, या तो एनवायरनमेंट से अभी तक वो खुल के बाहर निकला नहीं है. बहुत सारी चीजें हैं जो उसको डराती है, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है अभी. अब वो अकेला है. तो वहां पे आप उसको उसकी मदर की जगह पे आ रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आने वाले पपी के लिए पहले आपको क्या करना है.
लाने के बाद आप सोच नहीं सकते, फिर तो आपको टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा। तो हमने खाने पीने का जो उसका, हम जो भी खाना देने वाले जो ब्रीडर रेकमेंड करते हैं वो आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो, उसको किस तरीके से देना है, हम पपी को कहाँ रखेंगे। ज़्यादातर हम पेट पेरेंट को देखते कि नहीं हम हमारे साथ ही रखेंगे, बेड पे रखेंगे या उसके लिए कहीं अच्छा सा बेड ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि आप उसका प्रिपरेशन वो कैसे करें। ओके। सुसु पॉटी हैबिट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब जैसे आपने मुझे पूछा कि ट्रेनिंग कब से शुरू होती है, तो ट्रेनिंग उसी दिन से शुरू होती है जब वो पपी आपके घर में आ चुका है। क्योंकि अब उसको हमारे घर के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से हम चैनलाइज करेंगे, उसको आता कुछ नहीं है। हाँ। बहुत ज़्यादा ना हम पेट पेरेंट की तरफ से ये होता है कि सभी को ऐसे लगता है कि डॉग ऑलरेडी वो सारी चीज़ें सीख के आया हो, इट्स अ प्री लोडेड सॉफ्टवेयर, है ना। और वो इंग्लिश हमने जो भी बोला वो मान नहीं रहा है। सर नो बोला तो नहीं मानता, सिट बोला तो बैठ जाता। तो ऐसा नहीं है, वो अभी भी अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ कर रहा है। ओके। जैसे जैसे बड़ा हो जाता है और अनट्रेन्ड डॉग है आपका, तो आपको रिस्पॉन्स देना बंद हो जाएगा वो। तो प्री ट्रेनिंग मतलब अब हमारा जो एक्चुअल एज आता है जिसमें हम एक्चुअल बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज उसके जो चैनलाइज करते हैं, दैट इज 3.5 मंथ्स, जहाँ पे आपका वैक्सीनेशन खत्म हो गया, डॉग सेफ हो गया एनवायरनमेंट से या बाकी सारी वायरसेस। अब हम उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये 3-3.5 महीने का जो एज होता है ये प्रॉपर होता है। हाँ। उसके पहले जो है मैं खुद रिकमेंड करूंगा कि 3-4 चीज़ें हमें बहुत मतलब दिस इज मैंडेटरी कि उसकी सुसु पॉटी और जो उसकी ये सारी चीज़ें इसको डेवलप करने के लिए आपको चैनलाइज करना है उसको। तो वो किस तरीके से करते हैं, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, तो आपको 3-4 अटेम्प्ट मिल जाते हैं। जैसे कोई भी पपी नींद से जब जाग जाता है तो पहले 1 मिनट के अंदर 1.5 मिनट के अंदर ही इज गोइंग टू यूरिनेट 100%। तो उस टाइम पे आप उसको उठा करके नींद से उठा रहे हो और आप उसको पी पैड पे रखा है आपने, अगर आपने बालकनी में उसको करवाना है या आपको बाथरूम में करवाना है तो वहाँ पे उसको आप ले गए, जैसे अपने पी पैड पे रखा, यू स्टार्ट स्टिमुलेटिंग, नींद से थोड़ा सा जाग जाए और वो थोड़ा यहाँ वहाँ घूम फिर के उसने यूरिनेट कर दिया, तो प्रेज हिम, बहुत अच्छा काम कर लिया उसने, सो ही गेट्स एक्साइटेड। ठीक है। तो पपीज में ज़्यादातर पॉज के अंदर ना सेंसेशंस होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव, तो दे कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कारपेट, आपका टाइल, आपके पी पैड, ये सब उसका एक टिपिकल स्मेल होता है। तो आपने उनको चैनलाइज कर रहे हैं इस जरिए, और ये बार बार आपको रिपीट करना है। देखिए ये सारी जो सुसु पॉटी हैबिट्स जो है ना, वो 6 महीने तक आपको रेगुलरली उस चीज़ को बिना भूले करना ही है, क्योंकि पपीज़ के जो डेवलपमेंट है, आपने मेंटली आपने सोचा कि उसने करना चाहिए, लेकिन फिजिकली वो उतना डेवलप नहीं है, उसकी ब्लैडर कंट्रोल के लिए उसके टिश्यूज उतने डेवलप नहीं है। अच्छा, ओके। तो अब देखिए, तो ह्यूमंस में 5 साल तक के बच्चे को डायपर आता है, उसके बाद नहीं आता। क्यों 5 साल? 2-3 साल में तो बच्चा बात कर सकता है, लेकिन फिजिकली ही इज नॉट डेवलप, उसके टिश्यूज उतने होल्ड नहीं कर सकते। तो ये हो गया पहली चीज सुसु पॉटी के लिए। दूसरा होता है कि ये पपीज खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद में दे विल गेट एजिटेट, और वो खेलते खेलते अगेन ही विल डू द सुसु एंड पॉटी। तो आपको पहला चांस मिलता है नींद से उठने के बाद, दूसरा आपको मिल रहा है खाना खाने के बाद पॉटी करना, तीसरा खेलते समय। बट ये खेलते समय जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो कभी भी कर ले, कभी भी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको हर खेलते कूदते आपको थोड़ा सा ब्रेक ले करके ही हैज टू लाइक थोड़ा वापस ले जाइए, पी पैड पे रखिए। अगर उसने कर लिया तो रिलीफ। जितना डॉग सॉलिड फूड खाएगा, पानी पिएगा, बॉडी के अंदर पानी और उसका सॉलिड फूड दोनों का स्तर बढ़ते जाता है। तो फ्रीक्वेंटली जब एक्टिव होगा तो यूरिनेशन उसका वो चलते ही रहेगा। सो यू हैव टू टेक, आइडियली एक पपी 4 या 5 मील लेता है, तो ही इज गोइंग टू 100% डू 5 टाइम्स यूरिनेशन, मे बी 3 टाइम्स पॉटी कर लेगा। सो दिस इज इनिशियल स्टेज, यू हैव टू फोकस। आपको बाकी कोई चीज़ पे फोकस नहीं करना, वो ओबीडियंस या कुछ भी नहीं, वो जैसे एनवायरनमेंट में सेट हो रहा है होने दीजिए। जो तीसरी ट्रेनिंग वो है डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स। अब जब बच्चे को थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है, सेट होता है 7-8 दिन के बाद में, अब वो शूज, चप्पल, कारपेट, हर कोई मूवमेंट वाली चीज़ ना वो पकड़ करके ही विल ट्राई टू टेस्ट। ये एनवायरनमेंट का स्टडी है उसका, कि उसके एनवायरनमेंट के आसपास जो भी सारी चीज़ें पड़ी है वो उसको जाननी है, क्योंकि उसी एनवायरनमेंट में उसको रहना है।
तो उस दौरान वो कुछ बड़ा काम नहीं करना है, लेट हिम डू थोड़ा सा, ठीक है। अब वहाँ पे ओबीडियंस की ज़रूरत नहीं है उसको, ना ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब 3-3.5 महीने में ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम जो भी गलत चीज़ें उसको चैनलाइज करते हैं और वो करेक्ट एज होता है बेसिकली। तो उस टाइम पे देखना क्या, जब वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो क्या एक ही चीज़ है कि वो इसके अंदर ना आपको जो भी माउथिंग, मतलब वो चूइंग के लिए जो भी चीज़ें हैं वो अवेलेबल करा दो, इंस्टेड टॉयज दे दो उनको। टॉयज नहीं देने, देखिए चू स्टिक्स आते हैं। यस, ओके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्वेंशन हो गया है, रिसर्च काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, तो पैलेटेबल चीज़ें हैं जिसके अंदर नेचुरल चीज़ें हैं, वो केमिकल से फ्री है, तो वैसी चीज़ें आप दे सकते हैं। और ये चीज़ें जब आप दोगे तो डॉग अपने आप को बिजी रख रहा है, उसका टीथिंग टाइम आ रहा है, उसके लिए ही इज गेटिंग प्रिपेयर्ड। द इजीएस्ट, मोस्ट इजीएस्ट वे इज यू हैव टू टेक अ ग्रीन कोकोनट, जो हम पानी पीते हैं, लेकिन वो पूरा सील्ड, मतलब उसको चॉप नहीं करना है, बस उसके अप्रोप्रिएट साइज का आप ले लो और पपी को खेलने दो, वो अपना उसके साथ में नेचुरली खेलना स्टार्ट करता है। अब वो उसके कंट्रोल में नहीं आता, वो मूव करता है तो इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा। okay. और वो धीरे धीरे स्ट्रिंग्स को निकालना स्टार्ट करेगा, उसको लगता है उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो जो पपी आपका रग या कारपेट शूज को तोड़ रहा है, वो नारियल में बिजी हो जाएगा। okay. तो अवेलेबल उसको कंटिन्यू नहीं रखना। एंड तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, उस पपी का रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस टाइम पे आई हाईली रिकमेंड केनल। केनल का मतलब होता है कि इट्स अ एनक्लोज्ड एरिया जहाँ पे पपी अपनी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड करे। जैसे भी नींद आती है तो पपी कोई एक्टिव नहीं रहता, कहीं पे भी सो जाता है। और आइडियली सारे पपीज़ अपनी सेफ्टी के लिए, इट्स अ नेचुरल थिंग कि वो बेड के नीचे चले जाते हैं, सोफ़ा के नीचे चले जाते हैं। वो प्योर ब्रीड डॉग्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर उनकी एनाटॉमी वहीं पे ख़राब हो गई। और वो जाते इसलिए क्योंकि वो सिक्योर्ड रहें। अच्छा। वो जाते हैं इसलिए क्योंकि टेम्परेचर उनको सूटेबल करे। अब देखिए तो सोफ़ा या कारपेट के नीचे ना ज़्यादा ठंडा होता है, ठंडा ज़्यादा रहता है। ओके। तो ये चीज़ें अगर हमने केनल में उसको रखना स्टार्ट करा तो हम पहले ही पपी को सेपरेशन एंजाइटी से बचा रहे हैं। वो पपी इंडिविजुअली कॉन्फिडेंस से उस केनल में रहता है, उसे किसी भी चीज़ का एनवायरनमेंट का थ्रेट महसूस नहीं होता। अगर हो भी जाता है तो वो इतना थका हुआ होता है कि वो सो जाता है। ओके। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा एक चांस मिल गया कि आप पहले ही उसके बिहेवियर के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हो। और बाय द टाइम उसका सब सारा वैक्सीनेशन होता है, हम 3-3.5 महीने से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अब जब 3-3.5 महीने से ट्रेनिंग स्टार्ट करें तो एडवांटेज बहुत सारा है कि अर्ली एज में हमने उनकी क्वालिटीज़ देख ली कि उनके अंदर के ड्राइव्स क्या है। ड्राइव का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर इनबिल्ड कुछ चाहत है। जैसे खाने के लिए बहुत ज्यादा चाह होता है किसी डॉग का टॉयज के लिए बहुत ज्यादा होता है। जो वर्किंग क्लास डॉग्स आते हैं इनमें ज्यादातर चलता है कि वो ज्यादा एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हैं। जैसे अगर कोई शेफर्ड्स को देख लिया, अर्ली एज में दरवाजे पे कोई आता है, स्टार्ट्स बार्किंग बिकॉज़ दे हैव इनबिल्ट क्वालिटीज। और ये है कि वो इनबिल्ट क्वालिटीज हमें परेशान करती है पेट पेरेंट को, कि सर ये अननेसेसरी बार्क करना स्टार्ट करता है, या कभी कभी ये हो जाता है कि सर ये हमें बिहेवियर नहीं होना चाहिए, ये भौंकना बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन वो इसका रियल इंस्टिंक्ट है, वो उसी के लिए ब्रीड करा गया है, गार्डिंग पर्पस है उसका। तो वो क्वालिटीज उसमें अगर दिख रही है तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट उसको आगे चल के कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग वी कैन चेंज। तो वैसे सारे ड्राइव्स को मद्देनजर रखते हुए हमें ट्रेन करना है डॉग, ताकि उसी को बेस रखे। बिकॉज कोई भी टॉय है ना डॉग के लिए, वो रिवॉर्ड है। आपका प्रेज भी उसके लिए एक रिवॉर्ड है, आपका पैटिंग भी उसके लिए रिवॉर्ड है, और आप जो कुछ खाना उसको खिलाते हैं, समटाइम वी कॉल इट अ ट्रीट, बट फाइनली वी आर फीडिंग हिम समथिंग। सो ये सारी चीजें उसके लिए रिवॉर्ड है। और जब रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेनिंग होती है, व्हिच इज वी कॉल अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो ज्यादातर ये सस्टेन करती है। और अर्ली स्टेज में डॉग उस रिवॉर्ड को लेने के लिए काफी कुछ कर लेता है। तो वी चैनलाइज देम अ प्रॉपर वे, जिस तरीके से हमें ओबीडियंस चाहिए होता है। और ये करते करते हम उसका लर्निंग जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट कवर कर लेते हैं। ओके। जब हम उस दौरान सिर्फ पॉजिटिव अगर हमने ट्रेन करा तो अगेन कहीं ना कहीं तो हमें दिक्कत आती है कि जब डॉग का एज बढ़ता है, उसका
एज के हिसाब से उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं. सम डॉग्स दे आर लाइक स्टबन. तो अगर इस तरीके से हमने किया तो एक्टिविटी पे हमने उसको ज़्यादा जोर डाल दिया. स्टबन डॉग को हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना सिखा दिया कि ये कुछ कर सकता है. जो अच्छे टैलेंटेड डॉग्स नहीं कर सकते बट ये कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा. मतलब उसके लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा. यस, लर्निंग प्रोसेस में बहुत मेहनत है. बट जब उसको रिवॉर्ड मिलेगा ही वांट्स टू डू दैट थिंग्स अगेन एंड अगेन, व्हिच इज वी कॉल एक्टिविटी. और ये चीज़ करते करते हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से डॉग नहीं सीखते. कहीं कहीं पे एक लेवल आ जाती है वेयर वी कॉल इज अ डॉग किस चीज़ को टॉलरेट करता है या किसको नहीं करता. और फिर हमें चाहिए कंपल्शन. और ये कंपल्शन जब डॉग मैंने जैसे हमें एट द बिगनिंग वी से कि ट्रेनिंग और पनिशमेंट ये जो चीज़ें आती हैं वो कब आती है कि जब डॉग सीख चुका है लेकिन ही अब वो नहीं कर रहा है. हाँ. तो वहाँ पे हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को ले आते हैं. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इट्स अ काइंड ऑफ प्रेशर. वी क्रिएट अ काइंड ऑफ प्रेशर और डॉग डिस्कम्फर्ट हो गया. अब वो कंफर्ट में आने के लिए मैं जो चीज़ बोलूँ अगर वो कर लेता है तो वो कंफर्ट जोन से बाहर कर दूंगा मैं उसको. एंड ही स्टार्ट्स लर्निंग के एसोसिएशन विद माय ट्रेनर इफ़ ही से समथिंग. अगर उसने मैंने उसको डिस्कम्फर्ट किया है और मैंने उसी समय उसको सिट बोल दिया, अब वो हेजिटेट करेगा, नहीं करना है, मैं नहीं कर सकता हूँ, या मुझे सिखाया भी है बट मुझे अभी शायद तुम्हारा रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सोच सकता हूँ मुझे क्या करना. तो वहाँ पे ही कम्स अंडर प्रेशर कि वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए वी टीच हिम यू हैव टू सिट एंड दिस प्रेशर विल गो ऑफ. सो ही गेट्स अ न्यू आइडिया कि ये प्रेशर के टाइम पे ट्रेनर का सुनो, ये प्रेशर के टाइम पे ओनर का सुन लो. तो ये प्रेशर रिलीज हो गया. So what is the pressure that you're talking about? There is a number of equipments we use. Okay. So in equipments में it's a training equipments basically professional trainers ही use करते हैं. हाँ. और जो experienced trainers है वो use करते हैं. आप मतलब घर वालों को नहीं use करना है. नहीं, वो तो ट्रेनिंग प्रोसीजर है. तो उसके अंदर उनको ये सारे इक्विपमेंट लेने की जरूरत है. ओके. तो जब हम इस इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं वो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग इक्विपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है. ये जो इक्विपमेंट्स हैं हम इसलिए नहीं लेते कि हमें डॉग को टॉर्चर करना है. हर एक डॉग का टॉलरेंस लेवल अलग है, हर एक डॉग का एक्टिविटी लेवल काफ़ी अलग है, और हर एक डॉग का डोमिनेंस काफ़ी अलग है. तो अकॉर्डिंगली हमें एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर मुझे इक्विपमेंट्स चेंज करने पड़ते हैं. लेकिन अगर आपने इंटरनेट पे ऐसे सब इक्विपमेंट देख लिए तो आप बोलेंगे अरे बाबा ऐसे क्यों ले लिया, ये तो डेंजरस है. तो किसी भी इक्विपमेंट के साथ आप अगर इक्विपमेंट यूज करते तो ट्रेनिंग नहीं होती. ट्रेनिंग का एक भाग, एक छोटा सा एक हिस्सा है उसका. इक्विपमेंट इज वेरी स्मॉल, एक हिस्सा है उसका, बस वो ट्रांसफॉर्म होते रहता है. तो वो प्रेशर है, वो प्रेशर ऑफ होते ही डॉग को समझ में आता है कि आई हैव टू, अब मुझे रिवॉर्ड के लिए नहीं काम करना, अब मुझे कंफर्ट जोन में आने के लिए काम करना है. एंड सर्टेन थिंग्स वी कॉल इज अ पनिशमेंट. जो चीज़ नहीं करनी वो नहीं करनी है. ओके. बस उसको आपको उस डॉग को उस जिंदगी से निकाल देना है. क्लियर करना है. कुछ चीज़ें आपने देखी होगी यू नो, बड़े डॉग जो होते हैं अनट्रेन्ड डॉग्स, जैसे 7-8 महीने का कोई डॉग हो गया, तो अगर आप खुद घर में आते हैं तो गेस्ट आ जाते हैं, तो दे आर हैबिट, उनका एक हैबिट है कि जो आपके ऊपर जंप करना, राइट, आपके शूज़ ले करके भागना, या आपके हाथ की कोई चीज़ ले करके भागना, कहीं बेड पे जाना, बेड पे जाके सुसु कर देना, बहुत सारे बिहेवियर है. अब ये डॉग्स अर्ली एज में जब ट्रेन नहीं होते या ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजे जाते, चैनलाइज नहीं होते, वो वही चीज़ करते हैं जो उन्होंने इतने टाइम करी है और उसमें वो प्रो हो गए. हाँ. अब जब आप उनको उस तरीके से रोकने जाओगे, दे विल नॉट लाइक इट, दे विल थिंक दैट यू आर चैलेंजिंग देम. और ये अगर चैलेंज हम बार बार देना स्टार्ट करते हैं तो डॉग अपना एक मोड ले लेता है जहाँ पे ही वॉन्ट्स टू शो यू that he is a dog and he is a senior and he is the boss of this house. तो वो करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा, पहले दिन उसने हल्का सा दांत लगा दिया, आप थोड़ा सा भी आप उस समय आगे पीछे हो गए, डर गए, तो उसको लगता है यार ये जो मेरा अटेम्प्ट था वो बहुत सही था, नेक्स्ट टाइम आई विल अप्लाई सेम आइडिया. और वो करते करते एक टाइम आ जाता है कि आप उसके ऊपर जब हावी हो जाते हो तो वो अपना आपा खो देता है और ही इज कमिंग टू बाइट यू. दिस इज द बिगनिंग. लेकिन इसको अगर आपने 3-3.5 महीने से लेकर ट्रेनिंग स्टार्ट करी, हाँ. तो ये कभी किस्सा आता ही नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी चैनलाइज कर दिया अच्छे कामों के लिए.
आप देखिए हम कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। सबसे पहला है कि डॉग को उसका नाम पता नहीं होता। किसी भी डॉग को आपका उसका नाम पता नहीं, हम रखते हैं। हाँ। तो दैट नेम इज नथिंग बट अ फ्रिक्वेंसी। हमारे वोकल से एक फ्रिक्वेंसी आती है और वो फ्रिक्वेंसी के बाद में उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो उसको बार बार वो चीज़ करनी है। और हमने अलग अलग कंडीशंस में उसको कर लिया। हमने घर में सिखा लिया, हमने बाहर करा, पार्किंग में करा दिया, हमने ग्राउंड में करा दिया। अब वो डॉग रिकॉल उसका बहुत ज़्यादा हो गया। वी कॉल इज ए रिकॉल। हालांकि ये SOS कॉल है। इमरजेंसी पे हमने अगर डॉग को पुकारा तो उसको एक सिंगल कमांड में आपके पास आना ही है। दिस इज मैंडेटरी। तो हम एट द बिगिनिंग ओनली वी आर टीचिंग ऑल दोस स्किल्स। हम ये चीज़ सिखा देते हैं कि लीश जो है इट इज़ नथिंग बट अ जॉयस्टिक। जिस तरीके से आप लीश को इस्तेमाल करते हो, ये चोक करके या पकड़ करके चलने वाली चीज़ नहीं है। हम ऑलरेडी उसको सिखा देते हैं कि यू हैव टू वॉक विदाउट इक्विपमेंट। कोई इक्विपमेंट आपके पास है नहीं। पहले आप उसको सिखाते हैं कि आपको विलिंगली आपके साथ में आना है पपी को। एंड बिकॉज ही इज डूइंग ऑल दोज बिहेवियर ही इज गेटिंग रिवॉर्डेड। और ये जब उसको रिवॉर्ड मिलते जाता है, ही वांट्स टू डू ऑफनली। वो आपके साथ में ही चल रहा है। अब हमने सेफ्टी के लिए लीश लगा दी। ही इज नॉट पुलिंग। उसको नहीं पता ये लीश है क्या एक्चुअली। तो हम दिखा देते हैं कि ये लीश और उसका प्रेशर किस तरीके से आपके ऊपर काम करेगा। तो देन ही रिस्पेक्ट आपके प्रेशर को, आपके प्रेस को, आपके पनिशमेंट को, सभी को रिस्पेक्ट करता है। ही इज लाइक बाय द टाइम आपका पपी 3.5 महीने से 8 महीने तक जाए, इज ऑलरेडी ट्रेन डॉग फॉर एंड ही इज सेफ फॉर सोसाइटी। जब तक आप उसको बाहर, हम 3 फेजेस में ट्रेनिंग करते हैं कि लर्निंग स्टेज है, करेक्शन स्टेज है, प्रूफिंग है। तो बाय द टाइम आप प्रूफिंग के लिए बाहर ले जाते हो, डॉग को सब कुछ आता है। डॉग ऑलरेडी आपके और आपके फैमिली के कंट्रोल में है। और ऐसा डॉग जब बाहर जाता है तो हमेशा सोसाइटी में अपना इंप्रेशन क्रिएट करता है। देखिए मैं 2 चीज़ बताता हूँ। एक बहुत सुंदर डॉग है लेकिन अनट्रेंड है, अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ही सुंदर है वो। और दूसरा, शायद वो सुंदर नहीं है, कलर मार्किंग्स ठीक नहीं होंगे, लेकिन ही हैज़ बीन ट्रेन्ड वेरी वेल करेक्ट एज में, और वो बहुत ही ओबीडियंट है। और वैसा डॉग आपकी सोसाइटी में है। तो आप खुद मुझे बताइए आपको कैसा डॉग पसंद होगा? एक जो खूबसूरत है लेकिन ही विल नॉट अलाउ टू टच, ही इज हैविंग अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, या दूसरा डॉग जो बहुत ज्यादा ओबीडियंट है, भले वो खास कुछ दिखे नहीं, ऑब्वियसली दूसरा वाला। करेक्ट। तो हम अगर इस चक्कर में अगर रहेंगे ना कि बहुत सुंदर डॉग है और इसको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, उसका बिहेवियर ऐसा, तो नहीं सही। दैट इज नॉट राइट। आई एग्री।